नाउ लेट अस डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास लैब। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि जब भी एक ग्लास लैब होगी और उसमें से जब लाइट पास करेगी तो रिफ्रैक्शन होगी और वो क्या पाथ फॉलो करेगी, इसको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ग्लास लैब होता क्या है। ग्लास लैब हमारा एक ग्लास का पीस है जो कि क्यूबॉइडल शेप का है और उसमें से हमारी एक सरफेस से, एक एज से लाइट उसके अंदर एंटर कर रही है और उसके ऑपोजिट फेस से लाइट उससे बाहर आ रही है। तो अगर आप डायग्राम में देख रहे हैं, हमने आपको डायग्राम में दिखाया है कि पी क्यू आर एस जो है इट इज़ द बाउंड्री ऑफ द ग्लास लैब एंड पी क्यू के जो एज है उस तरफ से जो है रे उसमें एंटर कर रही है और आर एस वाली जो सरफेस है या जो एज है उसमें से रे बाहर आ रही है। तो अब हम इसके पाथ को एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह से होगा। तो आप देख रहे हैं कि जो लाइन ए बी है, दैट इज जो रे ए बी है, लाइन ए बी इज रिप्रेजेंटिंग द रे जो इंसिडेंट हो रही है किसके ऊपर, ग्लास लैब पे, और एट पॉइंट एंड बी इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, बी इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब जब बी पॉइंट पे रे आ रही है तो अब हमें पता है कि जो रे है वो कहाँ से आ रही है, वो एयर से आ रही है और जा किस में रही है, ग्लास में। तो एयर हमारा रेयरर मीडियम है, ग्लास हमारा डेंसर मीडियम है। जब रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, हमारी इट विल द रे विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो मुझे ये पता चलता है कि अगर I1 मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस है एंड R1 इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, देन एंगल I1 इज ग्रेटर देन एंगल R1। क्योंकि रे हमारी बेंड हो गई, नॉर्मल की तरफ चली गई, तो जो R1 एंगल है वो छोटा हो जाएगा और जो I1 है वो बड़ा हो जाएगा। एंड वी कैन अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ साइन I1 अपॉन साइन R1 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। मतलब जिसमें से आ रही है वो डिनोमिनेटर में होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जहां लाइट जा रही है वो हमारा न्यूमरेटर में होगा। सो इट विल बी द रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। अब इसको हम इक्वेशन 1 भी मान सकते हैं। फिर क्या हुआ कि रे बी से सी तक पहुंची, सी पे पहुंच के वो दूसरी सरफेस पे आ गई। अब दूसरी सरफेस पे वो फिर एयर में आ रही है तो अब फिर से रिफ्रैक्शन होगी, क्योंकि एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में लाइट आ रही है तो रिफ्रैक्शन दोबारा आकर करेगी। बट इस केस में क्या हो रहा है, वो ग्लास से निकल के किस में आ रही है, एयर में। तो नाउ इट इज कमिंग फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू अ रेयरर मीडियम। अगर मेरा I2 एंगल ऑफ इंसिडेंस है, I2 एंगल ऑफ इंसिडेंस है RS सरफेस पे एंड R2 इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट द सेकेंड सरफेस, तो हमें क्या पता चलता है, एंगल I1 इज लेस देन एंगल R2, बिकॉज अब ये डेंसर से रेयरर में आ रही थी, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो अब दो हमें पता चल गए कि पहले केस में जो I1 था इट वॉज ग्रेटर देन R1, दूसरे केस में क्या आया, I2 इज लेस देन R2। और अगर स्नेल्स लॉ लिखूं तो मैं क्या कहूंगी, साइन I2 अपॉन साइन R2 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। क्योंकि अब वो कहाँ से निकल के आ रही है, ग्लास से, और कहाँ जा रही है, एयर में। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर है वो न्यूमरेटर बनेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास जो है वो डिनोमिनेटर बनेगा। इसको मैं इक्वेशन 2 मान लेती हूँ। ये मेरी 1 थी एंड दिस इज इक्वेशन 2। अब हमारे पास पॉइंट आता है कि फर्दर हमें इसको आगे लेके चले। तो मुझे दिख रहा है कि PQ और RS दो स्ट्रेट लाइंस है और ये दो एजेस को रिप्रेजेंट कर रही है या दो क्यूबॉइडल फेसेस की एजेस को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे और बी पॉइंट पे भी हमने एक नॉर्मल बनाया है और सी पॉइंट पे भी नॉर्मल बनाया है। जब PQ और RS आपस में पैरेलल है तो जो ये इनके नॉर्मल्स होंगे ये भी पैरेलल होंगे। तो हम कह सकते हैं कि दोनों नॉर्मल्स पैरेलल है और BC एक ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। एंड वी नो दैट इन द केस ऑफ पैरेलल लाइंस अगर एक ट्रांसवर्सल हम बनाएंगे तो ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे। तो वहां से मुझे पता चल रहा है एंगल R1 इज इक्वल टू एंगल I2, क्योंकि R1 जो है वो एंगल ऑफ फर्स्ट रे का एंगल ऑफ पहली एज पे वो क्या था, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और दूसरी एज पे वो क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये आपस में इक्वल हो गए। तो अब इन तीनों इक्वेशंस को, इसको अगर मैं 3 बोल देती हूँ, तो अगर मैं 3 इक्वेशंस ले लेती हूँ, इक्वेशन 1, 2 और 3, तो अब मैं I1 और R2 में एक रिलेशन डिराइव करने की कोशिश करती हूँ। सो मैं क्या कर रही हूँ कि जहां मेरे पास I2 था उसकी जगह पे मैं R1 लिख रही हूँ। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, साइन R1 अपॉन साइन R2 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। अब अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, साइन R2 अपॉन साइन R1 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। तो अब मैंने इस वाली इक्वेशन का रेसिप्रोकल लिया तो साइन R2 मेरा न्यूमरेटर में चला गया, साइन R1 मेरा डिनोमिनेटर में आ गया। इसी तरह से यहाँ से रेसिप्रोकल ले लिया। तो अब इसको इक्वेशन 1 से कंपेयर करती हूँ तो मुझे पता चलता है कि साइन I1 अपॉन साइन R1 इज इक्वल टू साइन R2 अपॉन साइन R1।
साइन I1 अपॉन साइन R1 मैंने यहाँ से लिया और साइन R2 मैंने ये यहाँ से लिया और मैंने इसको सॉल्व कर दिया। तो अब जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मुझे पता क्या चला कि जो मेरे दोनों के डिनोमिनेटर हैं वो सेम है, तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो मेरे पास क्या आ गया, साइन I1 इज इक्वल टू साइन R2 और वी कैन से I1 इज इक्वल टू R2। I1 और R2 आपस में इक्वल आ गए। अब I1 और R2 इक्वल हो गए, लेकिन अगर मैं जो ए बी मेरी रे थी इसको मैं एक्सटेंड करती हूँ, एक्सटेंड करके हमने देखा वो जो डॉटेड लाइन से हमने लाइन दिखाई वो हमारी थोड़ी सी जहाँ से वो कट कर रही है, अगर उस पॉइंट को मैं ई मार्क कर लूँ, वहाँ पे अगर मैं एक नॉर्मल ड्रॉ कर लूँ तो मेरे को ये दिख जाएगा कि जो I1 है और R2 ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं। और क्योंकि ये इक्वल है तो इसका मतलब ये दोनों रेज आपस में पैरेलल है। तो मैं कह सकती हूँ कि जो मेरी इमर्जेंट रे है, जो सी से रे निकल के आई उसको हमने इमर्जेंट रे बोला। द इमर्जेंट रे और जो इंसिडेंट रे थी, क्योंकि ए बी मेरी इंसिडेंट रे है, उसी को मैंने एक्सटेंड किया है, वो आगे जा रही है। तो ये जो दोनों रेज हैं ये आपस में पैरेलल होगी। तो हम कह सकते हैं कि अगर एक ग्लास स्लैब होगी और उसमें से हमारी एक रे जब दो एजेस पे रिफ्रैक्शन होके बाहर आएगी तो इट विल बी जस्ट लेटरली शिफ्टेड, अपनी जगह से थोड़ी सी शिफ्ट हो जाएगी बट रहेगी उसी डायरेक्शन में रहेगी, it will be following the same path. So this is what we were trying to show कि in a glass slab जब भी हमारी रिफ्रैक्शन होगी, क्योंकि रिफ्रैक्शन दो सर्फेसिस पे हो रही है और दोनों सर्फेसिस पे होने के बाद जब इमर्जेंट रे बाहर आ रही है इट इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे बट देयर इज अ शिफ्ट, और इस शिफ्ट को हम कहते हैं लेटरल शिफ्ट। ये लेटरल शिफ्ट हमारी किस पे डिपेंडेंट है, हमारे ग्लास स्लैब पे डिपेंडेंट है, उसके मटेरियल पे डिपेंडेंट है, उसकी थिकनेस पे डिपेंडेंट है और हमारे एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंडेंट है। इन तीनों के साथ ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा तो भी शिफ्ट बढ़ेगी, अगर हमारी थिकनेस बढ़ेगी तो भी शिफ्ट बढ़ेगी, और अगर हमारा ग्लास स्लैब है उसका मटेरियल चेंज होगा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो भी हमारी जो है वो लेटरल शिफ्ट बढ़ जाएगी। Now let us apply the concept further। अभी तक हमने देखा था कि जब भी ग्लास स्लैब में से रे पास करेगी तो हमारी दो बार रिफ्रैक्ट होगी, एक बार फर्स्ट सरफेस पे वहाँ पे एयर से ग्लास में जा रही थी और एक बार सेकंड सरफेस पे जहाँ पे ग्लास से एयर में जा रही है। और फिर हमने ये देखा कि जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है वही हमारा एट द फर्स्ट सरफेस विल बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट दी सेकेंड सरफेस। तो उससे मुझे पता, और ये दोनों हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे थे, उससे हमें पता चला कि ये रे पैरेलल हो जाएगी। तो हमने क्या देखा कि जब भी रे ग्लास स्लैब में से निकलेगी तो वो रास्ता तो वही फॉलो करेगी लेकिन थोड़ी सी शिफ्ट हो जाएगी, इसको हम कहते हैं लेटरल शिफ्ट। अब हम डिराइव कर रहे हैं कि लेटरल शिफ्ट कैलकुलेट करने का हमारा फॉर्मूला क्या होगा। तो जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि हमारी एक रे आ रही है, हमने पॉइंट ए वो इंसिडेंट हो रही है किसके ऊपर, ग्लास स्लैब के ऊपर, एंगल आई हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है और बी एंगल ए एट पॉइंट ए जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो एंगल आर है। अब वहाँ से रे निकल के कहाँ तक जा रही है, ग्लास स्लैब में से ट्रैवल करते हुए बी पॉइंट पे आ रही है, बी पे आने के बाद वो इमर्ज आउट हो रही है और द इमर्जेंट रे जो है इट इज़ कमिंग आउट। तो अब वो अगर हम ध्यान से देखें तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारी ग्लास स्लैब नहीं होती तो जो हमारी रे है वो सीधी चली जाती, इट शुड हैव फॉलोड द पाथ ऑफ AC जिसको हमने डॉटेड लाइन से दिखाया है। तो अगर मैं पॉइंट बी से एक नॉर्मल ड्रॉ करती हूँ AC पे तो इट विल बी दी बेसिकली यू कैन से इट इज़ द लेटरल शिफ्ट, कितना शिफ्ट हुआ है हमारी रे में। तो दिस इज़ द वैल्यू दैट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट, या हम कहेंगे कि हम एक न्यूमेरिकल हम एक फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं जिससे कि हम ये निकाल सकें कि हमारी लेटरल शिफ्ट कितनी हुई है। तो अगर मैं इस डायग्राम को देखूं तो मेरे पास एक ट्राइंगल आ गया AC, आपका ACB एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, राइट एंगल एट पॉइंट C। अब C मेरा 90 डिग्री है क्योंकि मैंने B से एक परपेंडिकुलर फॉल करवाया था AC पे, सो एट एंगल C इट इज़ अ 90 डिग्री एंगल। तो इस केस में जो आपका AB है दैट इज़ द हाइपोटेन्यूज एंड जो आपका BC है दैट इज़ द परपेंडिकुलर इन दिस राइट एंगल ट्राइंगल। तो मैं देख रही हूँ मेरा I जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये हमें गिवन है, R हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो जो एंगल आपका CAB बना रही है वो हमारा I माइनस आ रहा है, क्योंकि अगर ये रे सीधी जाती तो जो आप इसका मतलब जो AC है वो हमारा नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाता I, लेकिन R हमारा जो एंगल है वो तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, तो बाकी कितना बचा I माइनस आर। तो जो I माइनस आर एंगल है दैट इज द एंगल विच हम कह सकते हैं कि द रिफ्रैक्टेड रे इज मेकिंग विद द विद द नॉर्मल पाथ ऑफ द रे। तो अब अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल लूँ इन ट्राइंगल ACB, मेरा एंगल C कितना है वो 90 डिग्री है और साइन I माइनस आर किसके इक्वल आएगा, साइन की वैल्यू हमें पता है इट इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज।
तो अगर मैं साइन इज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड अगर ऑपोजिट देखूं तो ऑपोजिट मेरी कौन सी साइड बनेगी, क्योंकि मेरा एंगल क्या है आई माइनस आर, तो इसके लिए ऑपोजिट जो साइड होगी दैट इज बी सी, एंड जो हाइपोटेन्यूज है दैट इज ए बी, बिकॉज ए बी इज द साइड ऑपोजिट टू 90 डिग्री, सो ए बी इज द हाइपोटेन्यूज, और बी सी हमारी क्या है, इट इज द ऑपोजिट साइड टू द एंगल आई माइनस आर। अब बी सी मेरी ऑपोजिट साइड है एंड बी सी इज बेसिकली द लेटरल शिफ्ट, तो इसको मैं इक्वल टू एक्स भी कर सकती हूँ। मैं लिखूंगी साइन आई माइनस आर इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए बी, और इसको मैं फर्दर लिख सकती हूँ कि ए बी इज इक्वल टू एक्स अपॉन साइन आई माइनस आर। इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेती हूँ। अब उसके बाद मैं ट्राइंगल लेती हूँ, सेकेंड ट्राइंगल, जिसमें मैंने लिया है ट्राइंगल बी ए एंड पी। अब जो आपका ए पी है वो नॉर्मल है, तो इट इज़ मेकिंग अ 90 डिग्री एंगल विद द लोअर सरफेस, तो जो अब ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है, सो बी ए पी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। अब बी ए पी राइट एंगल ट्राइंगल है एट राइट एंगल एट पॉइंट पी, तो मेरी जो साइड पी के सामने है दैट इज ए बी, इट इज द हाइपोटेन्यूज इन दिस राइट एंगल ट्राइंगल, एंड आर इज द एंगल। अगर अब मैं कॉस आर लेती हूँ, कॉस आर हमारा होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब एडजेसेंट मेरा किसके वैल्यू, एडजेसेंट इज द साइड विच इज विद द एंगल आर, सो इट इज ए पी अपॉन hypotenuse is again AB. Now AP is basically the thickness of the glass slab. तो इसको अगर मैं T से डिनोट करती हूँ तो मेरे पास आ जाता है T अपॉन AB, या मैं कह सकती हूँ कि AB इज इक्वल टू T अपॉन कॉस R. सो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को, इसको मैं इक्वेशन 2 मान लेती हूँ, अगर मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूँ तो मेरे पास आ जाता है x अपॉन साइन आई माइनस आर इज इक्वल टू T अपॉन कॉस R. क्योंकि जो x अपॉन साइन आई माइनस आर था ये किसके इक्वल है, ए बी के, एंड टी अपॉन कॉस आर किसके इक्वल है, ए बी के, तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं। सो वी गेट x इज इक्वल टू टी इंटू साइन आई माइनस आर अपॉन कॉस आर। सो अब यहाँ से अगर आप ध्यान से देखते हैं तो हमारे पास जो रिलेशन आया है, अब हमारी लेफ्ट हैंड साइड पे x है दैट इज द लेटरल शिफ्ट, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या वैल्यूज आ गई हैं, टी साइन आई माइनस आर अपॉन कॉस आर। तो अगर मैं अब हम देखते हैं कि जो हमारा जो लेटरल शिफ्ट है वो किस पे डिपेंडेंट है, या उसकी वैल्यू किस किस चीज़ों पे डिपेंडेंट होगी। तो आप देख रहे हैं कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, तो इसका मतलब जैसे जैसे हम थिकनेस को इंक्रीज करेंगे, हम अपनी जो ग्लास स्लैब है उसकी थिकनेस को इंक्रीज करेंगे, तो हमारी जो लेटरल शिफ्ट है वो ज़्यादा होती जाएगी। तो जितनी ज़्यादा हमें लेटरल शिफ्ट चाहिए उतनी ज़्यादा थिक हमें ग्लास स्लैब बनानी पड़ेगी। फिर हम कह सकते हैं कि जो हमारी लेटरल शिफ्ट है इट इज़ ऑल्सो डिपेंडेंट अपॉन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि अब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किस पे डिपेंड करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी ज़्यादा होगा। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज़्यादा होने से इसका मतलब जो आपका लेटरल शिफ्ट है x, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बिकॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ने से r बढ़ेगा, r के बढ़ने से x की वैल्यू बढ़ेगी। सो x इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। थर्ड हमारे पास आता है कि x इज प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस i बढ़ेगा तो i माइनस आर की वैल्यू बड़ी होती जाएगी। i माइनस आर की वैल्यू बड़ी होने से आपकी, और हमें पता है जैसे जैसे साइन में एंगल बड़ा होता है साइन की वैल्यू बड़ी होती जाती है। जैसे साइन 0 इज 0 एंड साइन 1 इज 9 एंड साइन 90 इज 1, तो हमें पता चला 0 से 90 जाने में उसकी वैल्यू 0 से लेके 1 तक होगी। मतलब अगर एंगल 0 से 90 तक गया तो साइन की वैल्यू वेरीज फ्रॉम 0 to 1। सो दैट मीन्स जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा आपकी साइन की वैल्यू बढ़ेगी। तो हम कह सकते हैं x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो हमारा अब बात आ जाती है कि जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो किस पे डिपेंडेंट है, वो वेवलेंथ पे भी डिपेंडेंट है, कि जैसी स्पीड होगी उसके अकॉर्डिंग उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हमारी स्पीड में वेरिएशन आएगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस पे डिपेंड करता है, वेवलेंथ पे। जैसे वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो आपकी जो स्पीड है वो चेंज हो जाएगी। सो हम कह सकते हैं कि इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब बात आ जाती है वेवलेंथ की। वेवलेंथ हमें ये पता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी वेवलेंथ। तो जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ेगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा, एंड वी नो दैट द लेटरल शिफ्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो मैं कह सकती हूँ कि जो हमारी लेटरल शिफ्ट है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी वेवलेंथ, क्योंकि जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ रही है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो रहा है और उससे फिर हमारा जो है शिफ्ट भी कम हो जाएगा। तो क्योंकि अब हम कह सकते हैं कि हमारी वेवलेंथ बढ़ी तो हमारा जो लेटरल शिफ्ट है वो कम हो गया, तो वी कैन से दैट lateral shift is inversely proportional to the wavelength of the
लाइट। तो अब इससे हम फर्दर हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो लेटरल शिफ्ट है ग्लास स्लैब में, इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन द थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब, इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन द एंगल ऑफ इंसिडेंस, इट इज़ ऑल्सो डिपेंडेंट अपॉन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इन तीनों के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी वेवलेंथ है, जो हमारी लेटरल शिफ्ट है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द thickness of the glass slab, it is also proportional to the refractive index of the medium and it is also proportional to the angle of incidence। मतलब अगर thickness बढ़ेगी तो हमारी जो shift है lateral shift वो भी बढ़ जाएगी। इसी तरह से अगर हमारी angle of incidence बढ़ेगा तो भी हमारी जो है lateral shift बढ़ जाएगी, और अगर हमारा refractive index बढ़ेगा तो भी हमारी जो shift है वो बढ़ जाएगी। That means the lateral shift is directly proportional to the thickness of the glass slab, it is directly proportional to the angle of incidence and it is also directly proportional to the refractive index, but it is inversely proportional to the wavelength of the light। जो light की wavelength है उसके साथ ही inversely proportional है, मतलब जैसे जैसे wavelength बढ़ेगी जो lateral shift है वो हमारी कम होती जाएगी। So this was all about the concept of the glass slab and the lateral shift in the case of a glass slab।